तो ये है मैट्रिसेस का फर्स्ट एक्सरसाइज, इसका नाम है 3.1। ठीक है, मैं मैट्रिसेस से रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसमें मैट्रिक्स के बारे में जो जो फंडामेंट होते हैं मैंने बता दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके पहले देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इस एक्सरसाइज को करते हुए भी मैं आपको फंडामेंट बताते हुए चलूँगा। ठीक है, देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना कुछ मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है, मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और जो ये अंदर को जो नंबर से लिखे गए हैं, ठीक है, इनको एलिमेंट कहते हैं जैसे। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसके अंदर एलिमेंट हैं। ठीक है, इन्हें एलिमेंट कहते हैं। और 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर आपको बताएगा रो के बारे में। ठीक है, कितनी रो हैं। सेकंड नंबर बताएगा आपको कॉलम के बारे में। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा 3 क्रॉस 4, यानी कि इसमें 3 रो हैं। ठीक है, और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 3 4 सा 12। ठीक है, और 12 कितने होंगे, एलिमेंट होंगे, जो उसके अंदर नंबर्स होंगे। ठीक है, उसे कहेंगे एलिमेंट। 12 एलिमेंट है, LEMENT। ठीक है, ये चीज़ हुई। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो पता चल गया। ठीक है, ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4, मतलब कितनी रो कितनी कॉलम है। ठीक है, 3 रो, 1 2 3 रो 4 कॉलम, 1 2 3 4। ठीक है, अब सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि उसके अंदर कितनी नंबर्स लिखे गए, कितनी संख्याएं लिखी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, 12 हो गए। ठीक है, वैसे भी पता कर सकते हो, अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो 3 4 12, तो इससे भी हमें एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप गिने भी ना तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, थर्ड क्या क्या है, राइट द एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट लिखने को कहा गया है। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट क्या है, जैसे A13 कह रहा है, A21 कह रहा है, A33 कह रहा है, A24 का है, A23 का गया है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर को समझो कि ये स्मॉल A13 क्या है, स्मॉल A21 क्या है। देखो किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स की इन जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, AIJ। ठीक है, एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है। आई का मतलब हुआ यहाँ ये रो की बात कर रहा है आई, और जे जो है वो कॉलम का नंबर है। ठीक है, और ए वो एलिमेंट हुआ। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, यानी कि A11 जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करें। ठीक है, वो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, देखो कैसे पता करोगे। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 की पोजीशन क्या है इस पूरी मैट्रिक्स में, देखो 2 का पोजीशन देखो, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, 2 की पोजीशन कैसी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 क्या हुआ, A11 हुआ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ A11 क्या है, इसमें 2 है। ठीक है, इन जनरल दिखाया जाता है किसी भी एलिमेंट को AIJ, जिसमें आई रो को और जे कॉलम को दिखाता है। ठीक है, हमें पूछा क्या जा रहा है, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बारे में बात पूछा जा रहा है। A13 इसमें मतलब फर्स्ट रो को बताएगा, सेकेंड वाला नंबर कॉलम को बताएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा है, फर्स्ट रो तो ये है, थर्ड कॉलम कौन सी है, 1 2 3, थर्ड कॉलम ये वाली है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। देखो ना, जो जंक्शन है उसको पकड़ो। ठीक है, जैसे आपने ये, मैं इससे बताता हूँ। ठीक है, ये रो है, फर्स्ट रो हो गई, और ये है थर्ड कॉलम होगा। अब देखो इसमें कहाँ पर को जंक्शन मिल रहा है आपको, कहाँ पर को जंक्शन मिल रहा है, देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कहाँ पर को आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या है, यही तो आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है वाला एलिमेंट है 19। ठीक है, तो उसे 19 लिखो। जो जंक्शन है मतलब जो रो और जो कॉलम कहा गया है उसका जंक्शन पकड़ो। ठीक है, वही वाला एलिमेंट है, वही
वही उस पोजीशन वाला, जैसे A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला। थर्ड रो का है, देखो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, जंक्शन कहाँ पर को आएगा, इस पे आ रहा है, इस -5 में आ रहा है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि A33 वाला एलिमेंट -5 है। ठीक है, वैसे देखो A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो ये है, देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, सेकेंड रो ये है और फोर्थ कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कहाँ पर को जंक्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पर को। ठीक है, क्योंकि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम यहाँ पर को कट कर रहे हैं, एक दूसरे का जंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 में मिल रहा है जंक्शन आपको, तो ये 12 ही A24 है। ठीक है, वैसे A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर को कट कर रहे हैं, यहाँ पर को कट रहे हैं, तो 5/2 हुआ ये। ठीक है, तो A23 5/2 ऐसे करके आप किसी भी एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जैसे इन जनरल जैसे कोई मैट्रिक्स ही है, ठीक है, एनी मैट्रिक्स ही है, मान लो ये 3x3 ऑर्डर की है, इसमें यानी कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, पहला वाला क्या होगा एलिमेंट A11, दूसरा A12, तीसरा A13। ठीक है, और वाली रो में A21, A22, A23। ठीक है, ये हुआ A31, A32, A33। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। वैसे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे करके आप किसी भी इन जनरल मैट्रिक्स को बनाएंगे और एलिमेंट की स्थिति आप ऐसे पता करेंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन कैसे पता करेंगे। ठीक है, ठीक हुआ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। ठीक है, 24 एलिमेंट है, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अब ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, इट कैन हैव। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के बाद 24 एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, 24। तो ये कह रहा है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है जिसके 24 एलिमेंट हो। ठीक है, सबसे पहले तो ऑर्डर समझो, ऑर्डर का एलिमेंट से रिलेशन समझो सबसे पहली बात। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरी 3x3 की। ठीक है, ये क्या है, इसका ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर है। ठीक है, पहला बता रहा है, पहली पोजीशन में जो ऑर्डर गया है वो बताएगा रो के बारे में, फिर दूसरा बताएगा कॉलम के बारे में। 3 रो हैं, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, उस हिसाब से एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई भी करें, 3 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 क्या है, एलिमेंट है। यानी कि ऑर्डर का एलिमेंट से रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमें एलिमेंट मिल जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एलिमेंट मिल जा रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, एलिमेंट से ऑर्डर चाहिए। ठीक है, एलिमेंट कब मिल पा रहा है, जब हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर हैं, एक रो और कॉलम का। ठीक है, तब हमें क्या मिल रहा है, एलिमेंट्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एलिमेंट्स मिल रहा है। ठीक है, रो और कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें एलिमेंट्स मिल रहा है। अब देखो एलिमेंट से ऑर्डर कैसे बना पाएंगे, मान लो ये 24 एलिमेंट है। ठीक है, कोई ना कोई 2 रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम होंगे। ठीक है, अंदर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 बन रहा है। ठीक है, अब देखो 24 कब बन सकता है, या तो रो में 1 हो और कॉलम में 24 हुआ। ठीक है, तो 1 × 24 24 हो जाएगा, या रो 24 हो और कॉलम 1 हो, तब भी 24 बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता है। और कितनी तरीके से बन सकता है,
और हाँ 3 या तो रो में 3 हो और कॉलम में 8 हो, 3 8 कितना हो 24 हो गया, तब 24 बनता है। या रो में 8 हो और कॉलम में 3 हो तभी 24 बन सकता है। ठीक है, बन सकता है नहीं बन सकता है। और कितनी तरीके से बन सकता है देखो, 3 से हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 4 हाँ 4 6 ज़ा 24। जब रो में 4 हो और कॉलम में 6 हो तब भी 24 बन जाए। जब रो में 6 हो कॉलम में 4 हो तब भी 24 बन जाते हैं। ठीक है, 6 4 ज़ा 24। और कैसे बन सकता है, 7 7 ज़ा 14 7 20 7 8 ज़ा ठीक है 7 से नहीं हुआ। अच्छा 12 2 ज़ा 24। जब रो में 12 हो और कॉलम में 2 हो तब भी 24 बनता है। जब ये रो में 2 हो और कॉलम में 12 हो तब भी 24 बनता है। ठीक है, इतनी तरीके से जो बन रहा है। और कोई तरीका वेज है, हाँ इतने तरीके से बन सकता है, क्या ऑर्डर बन सकता है, मतलब 24 एलिमेंट। ठीक है, 24 एलिमेंट किसी भी अगर मैट्रिक्स के हैं तो इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिए हैं। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक, ये वाह। और इसके आगे क्या कह रहा है, वट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, क्या होगा अगर 13 एलिमेंट हो। वही चीज़ यहाँ पर को भी देखो। ठीक है, 13 एलिमेंट हैं तो कितने ऑर्डर हो सकते हैं, या तो रो में 13 होगा और कॉलम में 1 होगा, या रो में 1 होगा कॉलम में 13 होगा, तब क्या आएगा 13 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ 2 तरीके हैं और यहाँ कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 तरीके हैं, 7 वेज हैं। ठीक है, एलिमेंट बनने के, मतलब ऑर्डर बनने के इतने। तो यहाँ पर कोई ये चीज़ इस तरह से लिख दो। ये फिलहाल आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, कितने एलिमेंट कह रहा है, 18 एलिमेंट कहा है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कह रहा है, इट कैन हैव, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, जिसके पास 18 एलिमेंट हैं। ठीक है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, यदि उसके पास 5 एलिमेंट हो। ठीक है, तो उसके भी कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। यानी कि एक बार बताओ कह रहा है कि 18 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और दूसरी बार कह रहा है कि 5 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि ऑर्डर और एलिमेंट का आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे किसी का ऑर्डर 5x2 है तो उसके एलिमेंट कितने होंगे, 5 × 10 करोगे आप, वो उतने एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर ठीक है एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये बात हुई। तो ठीक है, तो यानी कि जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वो किस ऑर्डर के मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा होगा। ठीक है, जो नंबर ऑर्डर का होगा वो, मतलब सॉरी, जो नंबर एलिमेंट का होगा वो नंबर कब आया होगा, जब ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर के 2 नंबर मल्टीप्लाई, यानी कि ऑर्डर का पहला नंबर रो को बताता है, दूसरा नंबर किसको बताता है, कॉलम को। तो यानी कि रो और कॉलम के नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर का नंबर आया होगा। ठीक है, ये बात हुई। हमें फिलहाल चाहिए 18 एलिमेंट के बारे में। तो 18 किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। ठीक है, रो मान ला लो और ये कॉलम बना लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो 18 कब आ सकता है, 2 9 जा 18, या तो रो में 2 हो और कॉलम में 9 हो तब भी 18, 2 9 जा 18। ठीक है, या रो में 9 हो और कॉलम में 2 हो, 2 9 जा 18 तब भी 18 आ सकता। और 18 कब आ सकता है, 3 की टेबल में भी दिखता है ना, टेबल याद करो, 3 6 जा 18। जब रो में 3 हो और कॉलम में 6 हो तब भी इनके मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। या जब रो में 6 हो और कॉलम में 3 हो तब भी 18 आ सकता है। और कब आ सकता है 18, और कुछ है हाँ एक और बार आ सकता है 1, जब रो में 1 है और कॉलम में 18 हो तब 1 × 18 तब भी 18 आ सकता है। जब रो में 18 हो और कॉलम में 1 हो तब भी 18 आ सकता है। और कब आ सकता है, कुछ और पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, 18 आ रहे हो, 4 के टेबल में देखो, 4 4 जा 16, 5 29, 5 की टेबल में 6 और 12 के 18, 6 3 जा आ गया, 7 4 14 7 21, नहीं आ रहा है। 8 2 जा 16, अच्छा 18 का लिखते हैं, 9 2 जा 18, ठीक है 9 में भी हो गया। फिर 12 24, नहीं फिर उसके बाद तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर सकते तो भाई इससे क्या पॉसिबल ऑर्डर मिला, इससे पॉसिबल ऑर्डर 2 × 9, इससे मिला 9 × 2,
इससे मिला 3x6, इससे मिला 6x3, इससे और क्या मिला पॉसिबल 1x18, इससे मिला 18x1। तो पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं आपके, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ ऊपर लिख लीजिए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। इस तरह से आप एक टेबल बना के भी बना सकते हैं। फिलहाल दूसरा बता रखा है कि हमारे पास और कह रखा है जिस मैट्रिक्स के 5 एलिमेंट हैं उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग कितने ऑर्डर्स, मतलब सॉरी कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स, ठीक है 5 एलिमेंट्स। तो वही ऐसी टेबल बना लो एक, ठीक है। रो बना लेते हैं, यहाँ कॉलम बना देते हैं, यहाँ एलिमेंट हमें कितने एलिमेंट चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ एक ऑर्डर बना देते हैं, हमें चाहिए 5। 5 किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने, देखो एक तो 5 होगा और दूसरा 1 होगा, दूसरा 1 तीसरा 5। तो कितने 5 इंटू 1 5 हुआ, 1 इंटू 5 5 हुआ। ये तो रो में 5 होगा कॉलम में 1 होगा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 5 आया। ये तो रो में 1 होगा और कॉलम में 5 होगा, तो इसके अलावा कोई दूसरा और नंबर है नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर कितना होगा इसका 5x1, यानी रो की जगह 5 कॉलम की जगह 1, और ये रो की जगह 1 और कॉलम की जगह 5, तो 1x5। तो ये ऑर्डर हो गया इसके, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक। तो ये फिलहाल आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरीके से आप काम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, फिर बता रखा है ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, ठीक है। और हुज कहते हैं एलिमेंट, जिसके एलिमेंट बताए गए हैं इतना इतना। पहले में तो ये दे रखा है एलिमेंट आपका ये है, दूसरे में आप एलिमेंट ये लोगे, तीसरे में ये वाला एलिमेंट लोगे, ठीक है। तो हम इसमें इसका सब क्वेश्चन फर्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक। पहले मान लेते हैं कि हमें, या मान लो एक एलिमेंट हमें दे रखा है, इन जनरल एलिमेंट दे रखा है, जनरल एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है। वो क्या दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मैंने बताया था आई रो को बताएगा और जे कॉलम को बताएगा, ठीक है। ये रो को और ये कॉलम को बताता है। ये एक जनरल एलिमेंट है, ठीक है। जैसे A11 A12 A3 A13 इस तरीके से एलिमेंट बता रहे थे ना, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वो है 2x2, यानी कि कुछ इस तरह से दिखेगी ये मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर का मतलब हुआ 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। ये इस तरीके से होगी, ठीक है। जो यहाँ और इसमें एलिमेंट कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे 2 इंटू 2, यानी कि 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, इस वाले एलिमेंट का नाम होगा A11, इसका नाम होगा A12, इसका नाम होगा A21 और इसका नाम होगा A22। कैसे पढ़ा, देखो ये रो और ये कॉलम को बताएगा। ये क्या है पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 हो गया। इसकी पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसकी पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तब A22 लिखा है क्या है, ठीक है। इस तरह से होगी। तो हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रक्ट करनी है ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि A11 की जगह क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, A12 की जगह कौन सा एलिमेंट होगा, A21 की जगह कौन सा एलिमेंट होगा, A22 की जगह कौन सा एलिमेंट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट करो एक 2x2 की मैट्रिक्स का, ठीक है। जिसका एलिमेंट ये दे रखे हैं, ये है। एक बार इस वाले को लेके काम करते हैं कि जनरल एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स कितना है, ठीक है। GIVEN होता है गिवन, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स, ठीक। तो वही काम करते हैं, एक बार A11 निकालते हैं। A11 का मतलब रो में 1 कॉलम में 1, ठीक है। तो यहाँ पर को हम एक बार रो 1 लेते हैं और कॉलम में 1 लेते हैं, ठीक है। तो A11,
तो आई की जगह 1 रखो और जे की जगह भी 1 रखो इस पूरे में। तो आई की जगह 1 रख दिया प्लस जे की जगह भी 1 रख दिया, का होल स्क्वायर हो गया। 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा गया, 2 का स्क्वायर इतना 4 और अपॉन 2 ही हो गया, 2 2 सा 4। तो A11 कितना आया, 2 आया, ठीक है, 2 2 सा 4, ठीक है। तो A11 आ गया। अब A12 चाहिए हमें, तो रो आई की जगह 1 जे की जगह 2 रखो, ठीक है। A12 आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2 रखो, का बाकी चीज़ वैसे लिख दो। 1 + 2 3, फिर ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 जा 9, 9/2। तो A12 भाई 9/2 आ गया, ठीक है। अब वैसे A21 चाहिए, यानी कि रो 2 कॉलम 1, आई की जगह 2 कॉलम जे की जगह 1, ठीक है, रख दो फिर A21, ठीक है। आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1, फिर होल स्क्वायर लगा दो, ये 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 9/2 ये हो गया। अब क्या चाहिए, A22 चाहिए, ठीक है। A22 आई की जगह 2 जे की जगह 2, रो की जगह 2 कॉलम की जगह 2, ठीक है। आई की जगह 2 प्लस जे की जगह भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4 हो गया, का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 4 जा 16, ठीक है, अपॉन 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 18, ठीक है, 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। फिर A22 आ गया 8, ठीक है। इस तरह से काम करेंगे, ठीक हुआ, इस तरह से आया। तो भाई हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो कर लेते हैं, फिर हमारे पास सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो A = देखो, A11 की जगह कितना है, 2 आ रहा, A12 की जगह 9/2 आया, A21 की जगह कितना है, 9/2 आया, A22 की जगह पर को कितना आया, 8 आया, ठीक है। ये कुछ इतना आया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 4 का था, 2 9/2 2 8, ठीक आ रहा है, ये तो ठीक आ रहा है। अब इसी तरीके से हम एक बार एलिमेंट, जनरल एलिमेंट इसको ले लेंगे, ठीक है। तो I=I/J, यहाँ जनरल एलिमेंट ही है, और वही हमें भी कह रखा है इसमें, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, यही मैट्रिक्स को लिख लो, ठीक है। इसी को यहाँ पर को केस में अब कंस्ट्रक्ट करना है। ये है 2x2 ऑर्डर की एलिमेंट वाली मैट्रिक्स, मतलब 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट करना है और इसका जनरल एलिमेंट हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब A11 की जगह कितना है, A12 की जगह, A21 की जगह, A22 की जगह कितना है, ठीक है। तो A11 यानी कि रो भी 1 कॉलम भी 1, ठीक है। तो इसमें रखो A11, ठीक है, आई की जगह 1 जे की जगह भी 1, ठीक है, आई की जगह 1 जे की जगह, तो ये 1 हुआ। A12 यानी कि आई की जगह 1 जे की जगह 2, आई की जगह 1 अपॉन जे की जगह 2, तो A12 कुछ इतना आया। A21 आई की जगह 2 जे की जगह 1, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, ठीक है। तो ये 2 आया। उसी प्रकार A22 आई की जगह 2, मतलब आई की जगह 2 जे की जगह 2, आई की जगह 2 अपॉन जे की जगह भी 2, तो कितना 1 है। तो भाई 8, तो इतना सब कुछ आ गया, तो ये क्या होगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ये होगी, A11 1, A12 1/2, A21 2 हो गया, A22 1 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये दूसरी वाले का जो मैट्रिक्स हमारी बन के आ रही है वो ये होगी, ठीक है। 1 1/2 2/2 1, ठीक है, ठीक हुआ। अब जनरल एलिमेंट कौन सा लेना है, ये रहना है, ये वाला है, थर्ड वाला, ठीक है। इसे भी इसी तरीके से करके 2x2 की ऑर्डर वाली मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड में क्या कह रहा है, A I J कितना दे रखा है जनरल एलिमेंट, मैं ज़रा लिख लेता हूँ, ठीक है, इसे एक बार, ठीक है। फिर बनाना शुरू करते हैं। तो A11 निकालते हैं, यानी कि I की जगह 1 रखते हैं और J की जगह भी 1 रखते हैं। तो रखो फिर I की जगह 1 प्लस 2 × J है ना, 2 × J की जगह 1 है ना, हाँ, कॉलम की जगह 1 हुआ अपॉन 2, अच्छा ये होल स्क्वायर भी तो है इसका, देखो 2 × 1 2 ही हुआ, 2 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा।
तो 3 ये हो गया होल स्क्वायर, ऊपर ये है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया। अब A12 निकालते हैं। आई की जगह 1, जे की जगह 2 रखते हैं, ठीक है। आई जे की 1 प्लस 2 इंटू जे है ना, जे की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक है, अपॉन 2। अच्छा होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी लगा लो। तो 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर कितना, 5 5 जा 25 अपॉन 2, ठीक है। अब A21 निकालते हैं। आई की जगह 1, मतलब सॉरी आई की जगह 2, जे की जगह 1 रखो। आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे, जे की जगह 1 है, ठीक है। बाकी चीज़ को एज इट इज लो। 2 इंटू 1 2 ही हुआ, 2 प्लस 2 कितना 4, और 4 4 का स्क्वायर हो गया, 4 4 जा कितना होता है 16 अपॉन 2, ठीक है। 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। हुआ तो A22 यानी कि रो की जगह 2, कॉलम की जगह भी 2, आई की जगह 2, आई को रो कह रहे थे, जे को कॉलम कह रहे थे, ठीक है। तो रखो फिर 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 2। अब बिग ब्रैकेट लेके कर लेते हैं का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 प्लस 2 2 सा 4 हो गया अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ये कुछ इतना हुआ। 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 जा 36 अपॉन 2 कैंसिल है, तो 18 हुआ, ठीक है। तो A11 A12 A21 A22 आ चुके हैं, तो अपनी पोजीशन में रख दो, ठीक है। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से हुआ। तो रख दो फिर ये 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 8 और 18, ठीक है। तो 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 8 और 18, ठीक है, ये भी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, ठीक है। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है। एलिमेंट दे रखे हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। बस इसमें ऑर्डर बता रखा है कि 3x4 है, ठीक है। 3x4 यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम, ठीक है। वही चीज़ हमें निकालनी है। और ये रखा है एक जनरल एलिमेंट हमें दे रखा है A i j, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले का भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एक एलिमेंट दे रखा है A i j, और ये आ गया वर्ग, उसकी वैल्यू लिखी है उसने, वही आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। देखो 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड फोर्थ कॉलम। इस तरह से हम सारे एलिमेंट को निकालेंगे, जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर वो, ठीक है। तो खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, फिर फिलहाल मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये A11 हुआ, ये A12, ये A13, ये A14 हुआ, ठीक है। वैसे A21, A22, A23, इस तरह से सारे एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। बारी बारी से निकालो, A11 निकालो, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले को निकालो। तो A1 निकालने के लिए आई में यानी कि रो में 1, जे यानी कि कॉलम में B1, तो वैसे अंदर वैल्यू भी आएगी। -3 इंटू 1 -3 हुआ, प्लस जे की जगह भी 1 है, ठीक है। तो कितना हुआ 1/2, देखो -3 + 1 -2 हुआ। मॉड हटता है तो अंदर की चीज़ों को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। यहाँ अंदर क्या है, मॉड के अंदर क्या है, -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बाहर 1/2 है ही, मॉड हटा, -2 + 2 क्या, तो कितना हुआ, ये 1 आ गया। वैसे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। कितना है, -3 इंटू 1 -3 हुआ, प्लस जे की जगह 2, क्योंकि जे कॉलम को डिनोट कर रहा था ना, ठीक है। -3 + 1 -1 हुआ, तो -1 हटेगा, मॉड हटेगा, तो +1, +1 इंटू 1/2 1/2। वैसे A13, ठीक है। आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 3 रखो। -3 इंटू 1 -3 हुआ, प्लस जे की जगह 3,
देखो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 ही हुआ। ठीक है, अब देखो A14 I की जगह 1, J की जगह 4 है, -3 × 1 -3 हुआ, प्लस J की जगह कितना है, 4 है, -3 + 4 + 1 हो गया, +1 1 का मॉड हटेगा, +1 +1 × 1/2 1/2 हुआ। ठीक है, ये चीज़ हुई, तो ये आ गया। अब सेकेंड रो में चलो, A21 निकालो। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो -3 × I कितना है, 2 है, मतलब रो 2 है, प्लस J कितना है, 1 है, यानी कि कॉलम 1 है, -3 × 2 -6 -6 + 5 कितना होगा, -6 + 5 -5। ठीक है, मॉड हटेगा, कितना हो जाएगा, मॉड -5 कितना हो, +5 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे A22 निकालो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, -3 × I की जगह कितना है, सेकेंड रो दे रखे है ना, +2 J यानी कि कॉलम 2 ही दे रखा है। ठीक है, 1/2 निकालो, -3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6 -6 + 2, देखो 1/2 -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का मॉड हटेगा तो +4 हो जाएगा, और 2 2 4 यानी कि 2 × 1 2 हो गया। तो ये भाई इतना आया। ठीक है, तो ठीक है, अब कितना किसका आएगा, A23 का निकलेगा। ठीक है, अब जरा अगले पेज में लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो उसको, कितना होगा, देखो 1/2 ऐसा रहेगा, -3 × 2 कितना होगा, -6 हो जाएगा, +3, तो 1/2 लिखो, -6 + 3 -3 होगा। अब 3 का मॉड हटेगा, फिर -3 का मॉड हटेगा, +3 हो जाएगा, ये कितना हुआ, 3/2 हो गया। अब क्या होगा, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, 1/2 कितना है, -3 × I की जगह कितना है, यानी कि 2, प्लस J की जगह 4 है। ठीक है, -6 हुआ ना, 3, हाँ, -6 + 4 कितना होगा, -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल 1 हुआ। ठीक है, हो गया। अब A31 में चलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 आया, 3 I की जगह कितना है, 3 है ना, यहाँ पर I की जगह 3 है, प्लस J की जगह 1 है, 3 3 9 -9 होगा, +1, तो कितना होगा, -9 + 1 कितना, -8। ठीक है, -8 का मॉड हटेगा, +8 हो जाएगा, 2 4 जाए 8, तो ये 4 आया। ठीक है, अब A32 -3 × I की जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे, प्लस J की जगह रखो 2, ये कितना हुआ, -9 हो गया, +2 कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा मॉड। अब कितना होगा, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कितना, -9 + 3 कितना, 1/2। ठीक है, -6 ये हुआ। ठीक है, A34 J की जगह 4 रखोगे, I की जगह 3 रख दिया, कितना हुआ, -5 मॉड, -5 का मॉड हटेगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि मॉड अंदर वाली चीज़ों को प्लस कर देगा, अगर प्लस है तो फिर भी प्लस हो रहेंगी, वो माइनस है तो खैर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, ये बात इतनी हुई है, तो ये कितना आया, इतना कुछ आया। ठीक है, 5/2 तो सबके आ चुके हैं, फिर A34 तक पहुंच चुका है, A34 तक ही सही था, क्योंकि 3/3 × 4 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो देखो फर्स्ट कॉलम की जगह जो एलिमेंट आया है 1 वो रख दो, A12 की जगह ये रख दो, अपनी करस्पॉन्डिंग जो जो है एलिमेंट आ चुके हैं उनको रख लेते हैं। ठीक है, मैं रख लेता हूँ।
देखो मैंने रख दिया, ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम वाले में रख दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी कह रहा हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले में जो एलिमेंट हुआ वो रख दिया, ठीक है। जहाँ पर को जो एलिमेंट की पोजीशन थी वो हमने रख दिया है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। अब देखो कौन सा हमें करना है सॉल्व। देखो सेकंड वाला, इसमें हमें एक जनरल एलिमेंट दे रखा है ए आई जे, और वैसे 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमें निकालना है, वही ये सारे एलिमेंट वापस से निकालने होंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा ऐसे भी लिख देता हूँ अगले पेज में। तो ठीक है, फिर वैसे ही A11 निकाल लो पहले, A12, फिर सारे एलिमेंट निकाल लो A34 तक, ठीक है। तो वही A11 आई की जगह 1 रखो और जे की जगह भी 1 रखो। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 हो गया। A12 याला यानी कि आई की जगह पर को 1 रखो, माइनस जे की जगह पर को 2 रखो, ये 0 हो गया। A13 कितना आएगा, जे की जगह पर को कितना रखोगे, 3 रखोगे, -1 हुआ। A14 कितना आएगा, 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस ये रहा, जे की जगह 4 रखोगे, कितना -2 हो गया आएगा। अब A21 देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना ये, तो 2 आई की जगह पर को कितना है, 2 है, माइनस जे की जगह 1 है, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3 हो गया। और A22, ये 2 है ना, 2 इंटू आई की जगह 2, जे की जगह भी 2 है, 2 2 तो 4, 4 माइनस 2 2 ही हुआ। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आई की जगह पर को 2 माइनस जे की जगह पर को 3 है, 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1 हुआ। A24 4, ये तो 0 हो गया। अब ऐसे ये निकालो A31, आई की जगह पर कितना 3 रखोगे, 3 रखोगे, माइनस जे की जगह 1 हो गया, 2 3 6, 6 माइनस 1 5 हुआ। A32 आई की जगह पर को कितना रखोगे, 3 रखोगे, और जे की जगह पर को कितना रखोगे, 2 रखोगे, 2 3 6, 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4, ठीक है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 माइनस जे की जगह 3, 2 3 6, 6 माइनस 3 3 हुआ। A34 यानी कि 2 3 माइनस 4, ठीक है, ये रहा, 2 3 6, 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 ही हुआ, ठीक है। सारे एलिमेंट आ गए हैं, तो जिसकी जहाँ पर को पोजीशन है वहाँ रखो। देखो A11 है ना, सबसे पहले 1 रखो, A12 0, फिर A13 है ना, कितना है, -1, फिर A14 है -2, वैसे 3 2 1 0 5 4 3 2, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट हमने ठीक रखे हैं, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। एक्स वाई जेड की हमें क्या चाहिए, वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। और कहाँ से करना है, इनसे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड निकालो। सबसे पहले सॉल्यूशन 1 में हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है, ये जो तरीका है। बस इसमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बस हो गया। आपने अगर इसका इससे पहले वाला अगर इसका बेसिक फंडामेंटल मैट्रिक्स वाला वीडियो देख के रखा है तो आपको फंडामेंट पता होंगे। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x2, इसका भी 2x2 ऑर्डर है। कैसे पता चला, 1 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम, ठीक है, 2x2। वैसे इसका भी 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब देखो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, ये ऐसा करके है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे से संबंधित हैं पोजीशन के हिसाब से, रो और कॉलम। जैसे 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ वाई है, 3 का यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ जेड है, यहाँ एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ भी 5 है। कैसे पता, कैसे कह रहे हैं हम इसको करस्पॉन्डिंग, देखो 4 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वाई की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि जो इस 4 की पोजीशन इस वाली मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स में, वही इस वाई की पोजीशन इस सेकंड मैट्रिक्स में। देखो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसकी
पोजीशन, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसकी पोजीशन, तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। 4 इस वाई का करस्पॉन्डिंग। वैसे देखो 3 की इस पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, और यहाँ जेड की पोजीशन देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्योंकि एक जैसी पोजीशन है। वैसे देखो इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, इसकी पोजीशन देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। वैसे देखो इसकी पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से प्रॉपर्टीज उसका 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, और 3 का वो ये है करस्पॉन्डिंग जेड, और x का करस्पॉन्डिंग 1 है, तो x 1 के इक्वल हो गया, और 5 का 5 ही रहा, 5 का करस्पॉन्डिंग 5 ही है, तो इक्वल 5 हो गया, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से हमें y इक्वल टू 4 मिल गया यहाँ, z इक्वल टू 3 मिल गया यहाँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 मिल गया यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, x y z अननोन, हमें x y z की तो वैल्यू चाहिए थी, x y z की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को लगा के। तो ये आपका आंसर हो गया। इस हिस्से का सब क्वेश्चन सेकेंड है, देखो इसमें भी वही है, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेफ्ट वाली 2 क्रॉस 2, ये भी राइट वाली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2, ठीक है। वैसे ही तो ये लेफ्ट वाली राइट साइड वाली की इक्वल है, तो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाली की इक्वल है, तो उनके अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है। तो इसका ये है करस्पॉन्डिंग, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। तो ये भी इक्वल होता है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। 2 तो खैर 2 के इक्वल ही है, ये तो खैर लिख दो ऐसे करके, और 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो जाएगा, ये भी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर को देखो एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इसका एक्स वाई का इक्वल ये है, मतलब करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का हो, इसे इक्वेशन 2 का हो, इसे इक्वेशन 3 कह दो। देखो पहले कैसा करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 को लेता हूँ, क्योंकि देखो इसमें एक ही अननोन एलिमेंट जेड, ठीक है, बाकी सब नोन है ना, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 कहता हूँ, ठीक है, क्या होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 ऐसा रहा, प्लस 5 को उधर भेजो -5, तो जेड इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू तो आ गई। हमें चाहिए अब एक्स और वाई की। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक्स और वाई है, ठीक है, उन इक्वेशनों को लेना हो जिसमें एक जैसे अननोन टर्म हो, जैसे यहाँ भी एक्स और वाई है, यहाँ भी एक्स और वाई अननोन टर्म है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशनों को हम साथ लेंगे, इन दोनों को ही सॉल्व करके वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ये क्या है, इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 3 है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इससे काम कैसे किया जाएगा, देखो वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि नहीं भी दो इक्वेशन, जैसे ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 है, कि नहीं इन दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करो कोई सी भी, और उसमें से एक अननोन टर्म को निकालो। जैसे इसमें एक्स और वाई है, दो अननोन टर्म है, तो इसमें से एक अननोन टर्म को निकाल ले। जैसे मैंने इक्वेशन 3 ले ली, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैंने एक्स वाई इक्वल टू 8 था, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक अननोन टर्म को निकाल लेता हूँ, एक्स को निकाल लेता हूँ, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूँ, वाई को उधर भेज देता हूँ। एक्स इंटू वाई है, तो वाई यहाँ मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है, मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है एक्स से, वहाँ जाएगा तो डिविडेंड के रिलेशन में चले जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई, ठीक है। एक इक्वेशन से आपने एक वैल्यू निकाली, एक अननोन वैल्यू को निकाल दिया, एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई ये है। तो फिर जो निकाला है, ठीक है, उसको दूसरी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 3 से तो मैंने ये निकाला, ये मिला, एक अननोन टर्म मिल गया, इसको निकाल के इसकी वैल्यू इक्वेशन उस दूसरी इक्वेशन में रख दी, दूसरी इक्वेशन ये रह रही है, ठीक है। तो इस वाली में रख दिया, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक इक्वेशन से एक अननोन टर्म की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में उसको रख दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख दोगे, 8 अपॉन वाई, प्लस वाई अपनी जगह रहेगा इक्वल टू 6 भी अपनी जगह, क्योंकि एक्स की जगह पर को हम 8 अपॉन वाई रख रहे हैं, क्योंकि एक्स 8 अपॉन वाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व आउट करना शुरू करो, सच दैट 8 इंटू वाई कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो गया इक्वल टू 6,
इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करो, ये देखो वाई यहाँ डिवीजन में है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो 8 + वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई को उधर भेजो, वहाँ 6y हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं, एक साथ ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर को यहीं रहने दो, +6y को लेफ्ट हैंड साइड में ला तो -6y हो जाएगा, +8 तो खैर है ही लेफ्ट में, इक्वल टू, अब वहाँ कुछ नहीं बचा राइट में तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो y की, अब यहाँ पर को क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, बस यहाँ पर को इसे सॉल्व करना शुरू करो, वाई स्क्वायर -6y + 8। देखो इसे सॉल्व कैसे किया जाता था, जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ +1 है, और कांस्टेंट टर्म देखो सिंगल कांस्टेंट, तो कौन है, 8 है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 8 करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 के ऐसे फैक्टर करने हुए, ठीक है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हुए, ठीक है, जिन्हें ऐड करने पर इस साइन से पता चल गया, कांस्टेंट के आगे जो साइन है ना, प्लस है माइनस है, प्लस है तो अब ऐड करने पर, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस करने पर क्या आए, 8 आए, और प्लस करने पर -6 आए, या कहे 6 आए, और मल्टीप्लाई करने पर खैर 8 आए। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, और ऐड करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, वो इससे पता चलेगा ऐड करने, तो ठीक है, फिर कैसे होगा, 2 और 4, 2 4 जा 8, देखो 2 × 4 तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ रहा है, और 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो 2 और 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो -6 को आप यहाँ पर को किस तरह से लिखोगे, देखो 2 और 4 है ना, हाँ, तो 2 और 4 को ही ऐड करने पर 6 आता है, तो यहाँ पर को तो -6y है, तो इसको कैसे लिखा हो जाएगा, देखो y वाला y वाले के साथ ही ऐड होगा, तो 2 को हम 2y बना देते हैं, 4 को हम 4y बना देते हैं। अब 6y कैसे आएगा, जब जैसे इसको -2y लिखो, इसको -4y लिखो, तो -6y को -2y -4y के तौर पे लिखा जा सकता है, तो सच दैट वाई स्क्वायर, देखो -6y को हमने -2y -4y के तौर पे लिख दिया, +8। अब देखो पहले इससे कॉमन लो, इन दो टर्मों से कॉमन लो, फिर लास्ट में इन दो टर्मों से कॉमन लो। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में क्या है, एक y है, ठीक है, कॉमन जो दोनों में आ रहा है, तो y कॉमन ले ले, तो वाई स्क्वायर से एक y बाहर चले गया, अंदर बचा एक y, -2y में से एक y बाहर चले गया, तो बचा कुछ नहीं, तो बचा -2। ठीक है, अब यहाँ पर को भी देखो, इस और इस ब्रैकेट की खास बात ये होनी चाहिए कि इन दोनों, इसके अंदर जो है एलिमेंट लिखा गया है वही इसके अंदर भी लिखा होना चाहिए, तो यहाँ y -2 है तो यहाँ y -2 लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, जो अंदर y -2 बन जाए, वही 4 ले लो, -4 ले लो कॉमन। ठीक है, देखो -4 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा, देखो -4 इससे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, +y बचेगा, ये है, +8 में से -4 मैंने बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा अंदर। ठीक है, क्यों, अब देखो कोई चीज़ अगर तुम कॉमन ले रहे हो ना, उसी चीज़ से तुम उसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, जैसे -4y + 8 में से इन दोनों में से मैंने -4 को कॉमन लिया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने -4 से इन दोनों टर्मों को क्या करा है, डिवाइड करा है, तो -4/-4 कितना हो जाएगा, +y हो जाएगा, क्योंकि -4/-4 कितना होगा, +1 होता है। ठीक है, y ये हो गया, +8/-4 कितना होता है, जब प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, 8/4 यानी कि 4 से 8 को डिवाइड करो, 4 2 जाए 8 तो 2 होगा आगे, और माइनस तो खैर मैंने बता दिया कैसे हुआ था। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो अभी यहाँ पर को इन दोनों वाले टर्मों में ये है y -2 कॉमन है, तो y -2 को मैंने कॉमन ले लिया, y -2 यहाँ ले टर्म से बाहर चले गया तो बचा क्या, y बचा, यहाँ y -2 बाहर चले गया तो बचा क्या, -4 बचा। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हो, या ऐसा भी कह सकते हो, y -2 अगर मैंने कॉमन लिया इसमें से, तो y -2 से मैंने अंदर डिवाइड किया, तो y -2/y -2 कैंसिल आउट बचा, केवल y बचा। यहाँ पर को y -2 मैंने कॉमन लिया, तो मैंने इस वाले टर्म को y -2 से डिवाइड किया, y -2 ने y -2 को डिवाइड करने के दौरान कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा -4, तो यहाँ -4 है, इस तरह से भी कह सकते थे। ठीक है, अब देखो y -2 × y -4 = 0। देखो अब यहाँ पर को तो खैर ये बेसिक बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अगर प्रोडक्ट 0 मतलब कब आता है, ठीक है, या तो उनमें से एक चीज़ मल्टीप्लाई करने में 0, देखो मल्टीप्लाई करने में 0 कब आता है, या तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई तुम 0 के साथ करोगे तब 0 आएगा, या x कहते हैं, x का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तब 0 आएगा। ठीक है, या तो आगे x है, मतलब या तो पीछे 0 है या आगे 0 है,
इन दोनों को देखो, इन तीन दोनों को देखो, ठीक है। यानी कि जीरो आने के लिए मल्टीप्लाई में एक जीरो होना जरूरी है, ठीक है। दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो और तुम्हारा आंसर जीरो आ रहा है, जैसे यहाँ पर को दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब ये ठहरा कि या तो ये पीछे वाला जीरो है, y-4 जीरो है, या ये आगे वाला जीरो है, y-2 जीरो है, ठीक है। या तो पीछे वाला जीरो है या आगे वाला जीरो है, तो हमें पता नहीं कौन जीरो है, तो हम कह देते हैं y-2 जीरो है एक बार में, तब यहाँ जीरो इंटू माइनस y-4 तब जीरो आ रहा है। एक बार हम कह देते हैं कि नहीं, ये y-4 जीरो है, ठीक है, और लिखते हैं y-4 जीरो है, ठीक है। तो y-4 जीरो है, तो y-2 इंटू जीरो तब जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें y=2 मिल जा रहा है, इस केस में हमें y=4 मिल जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तभी कहते भी हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, दो रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से पता चलता है दो रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके दो रूट हुए, एक y=2 एक y=4, ठीक है। अब तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो y की वैल्यू किससे जुड़ी है, x से संबंधित है, ठीक है, x से रिलेटेड है। कैसे, वो कैसे पता चलेगा हमें, हम कैसे कह रहे हैं कि y की वैल्यू x से रिलेटेड, क्योंकि देखो इसमें भी x और y आ रहा है, इस इक्वेशन में भी और इस मेन इक्वेशन में भी। देखो दोनों इक्वेशन देखो 1 और 3, x और y आ रहा है, x और y आ रहा है, तो यहाँ पर को क्या है, x और y एक साथ साथ आ रहा है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। y की दो वैल्यू आ रही हैं, तो x की भी इस हिसाब से दो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि एक बार y=2 रखोगे इस इक्वेशन 1 में, x की एक वैल्यू आ जाएगी, एक बार y=4 रखोगे इस इक्वेशन 1 में, तो x की कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, y=2 रखते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है, ताकि x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या है, कहाँ हूँ, ठीक है, अगले पेज में कहते हैं। तो यहाँ पर को मैंने कह दिया, ठीक है, पुट y=2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, y की वैल्यू 2 रख दो, फिर यहाँ पर को 2 को उधर भेजो, -2 हो जाएगा, तो कितना, x=4, ठीक है। जब y2 रख रहे हैं तो x=4 आ रहा है, तो यहाँ लिख रहे थे x=4 इंटू y=2, ठीक है। और z तो खैर पता ही है, z जीरो ही है, ठीक है, पहले आ गया, तो z=0, एक तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। y की हमारे पास दो वैल्यू है, एक y=2 है, मैं रखे तो हमारा काम हो गया, एक y=4 रखते हैं इन इक्वेशन 1 में, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर को लिख देता हूँ, पुट y= कितना है, 4 है ना, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x + y= 6 है, तो y की वैल्यू 4 रख दो यहाँ, प्लस y की जगह 4 रख दिया 6, तो उधर भी जो +4 को उधर -4 हो जाएगा, तो 2। तो यहाँ पर को x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये कब आ रही है, जब हमने y=4 रखा है, ठीक है, और z तो खैर 0 है ये। तो इस हिसाब से हमारे पास दो आंसर हो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये दो आपके आंसर हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 6 का थर्ड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन थर्ड है, इसमें भी वही वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी वही कह रखा है कि याली मैट्रिक्स से इक्वल है। अच्छा, ये इसमें कितनी रो हैं, देखो 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितना है 1, तो 3x1 इसका, इसमें भी 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितना है 1, 3x1, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल बताई गई हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तो x + y + z किसके इक्वल हो जाएगा, इस 9 के, ठीक है। x + z किसके इक्वल हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 5 है ना, 5 के। और यहाँ y + z किसके इक्वल हो जाएगा, इस 7 के, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है। तो ठीक है, फिर इसे इक्वेशन 1 कहो, इसे इक्वेशन 2 कहो, इसे इक्वेशन 3 कहो। अब इसे सॉल्व आउट करना शुरू करो, ठीक है। देखो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें x z है, इसमें y z है, ठीक है, इसमें सब कुछ है। तो ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें x z भी आ रहा है, इसमें x z भी आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही है, ठीक है, तो काम हो सकता है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की पर बात करते हैं। ये क्या है, x + y + z = 9, और ये क्या है, x + z = 5 है, ठीक है। देखो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो काम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन माइनस लगेगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, साइन चेंज कर देता है, तो माइनस
इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस 5 हो गया। देखो एक्स माइनस एक्स कितना होगा, 0 हुआ, ठीक है। तो y तो खैर ऐसे उतरेगा, प्लस वाई, इसके साथ कुछ सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। प्लस जेड माइनस जेड कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। तो y इक्वल टू 4 आ गया, यही चीज़ तो मिल गई, y इक्वल टू 4 मिल गई। अब इस y इक्वल टू 4 को अगर हम इस इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो कि y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कहते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, या कहो फ्रॉम इक्वेशन 3 भी कह सकते थे, सीधे रख देना था। y प्लस जेड इक्वल टू 7 हुआ, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस जेड इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। प्लस 4 को उधर भेजो, वहाँ -4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो z इक्वल टू 3 आ गया। तो z भी आ गया भाई, हमें चाहिए x, देखो x भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ z की वैल्यू रखोगे x मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कहता हूँ, अब यहाँ पर को पुट द वैल्यू ऑफ इतना कुछ इक्वेशन 2 नहीं कहता हूँ, सीधे के ले लेते हैं। तो ये क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो z की वैल्यू यहाँ 3 रख देते हैं, तो +3 को उधर भेजो, वहाँ -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ठीक है, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, ठीक है। अननोन टर्म कितने थे, देखो x y z सब में वही है, x और y z, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ लिख भी तो x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। तो ये आ गई 2, z इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मैंने मैच भी कर लिया है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें a b c और d की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई क्या दे रखा है, ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, ठीक है, इन्हें एक बार लिख लो, ठीक। और ये मैट्रिक्स के इक्वल है, इस वाली के इक्वल है, ठीक है, ये भी लिख दो। देखो मैंने अभी बताया था, अगर याली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है। 2a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है। और 2a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 0 है। 3c प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 3c इसके करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन, जो इस मैट्रिक्स में इस वाली एलिमेंट की पोजीशन है, वही पोजीशन इस वाली मैट्रिक्स में इस वाली एलिमेंट की है। देखो इसकी पोजीशन a माइनस बी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी -1 की यहाँ पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है, तो उसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। वैसे ही देखो इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ, कैसे, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वैसे इसका ये, ठीक है। देखो यहाँ से क्या निकाल सकता है, ए, ठीक है। देखो ए और बी यहाँ पर कौन नोन टर्म है, और ए और बी यहाँ पर कौन नोन टर्म है। देखो इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ, इसे इक्वेशन 3 कह देता हूँ, इक्वेशन 4 कह देता हूँ। ए और बी यहाँ भी है, और ए और बी यहाँ पर भी है, तो मैं इन दो इक्वेशनों को लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 को लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, और ये क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं ये वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ ऐड नहीं माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, माइनस अगर मैंने किया तो अंदर के साइन चेंज कर देते ना, प्लस का माइनस हो जाएगा साइन, इसका माइनस का प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई, खैर तो 0 तो खैर खुद में प्लस और माइनस होता है। तो a माइनस 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर को -1 ये रहा, तो a इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू ए तभी -a होगा, तो -1 को उधर भेजोगे, यहाँ -1 इंटू ए हो रखे ना, वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, -1 अपॉन -1,
तो -1 से -1 को 1 टाइम कैंसिल आउट किया तो a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो बेसिक बात है। a आ गया, अब हमारे पास b भी आ जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर को a और b की बात हो रही है। a माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो +1 को उधर भेजो, राइट हैंड साइड में -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। b इक्वल टू, देखो कैंसिल कर रहे हो, ऐसे कर दो, b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, a आ गया, b आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अच्छा ये इक्वेशन 3 से हम अगर हम a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो c आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है ये, 2a + c इक्वल टू 5, तो 2 इंटू ए ना, a की जगह 1 रख दो, प्लस c इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2 होगा। ठीक है, 2 को उधर भेज दोगे, यहाँ +2 है, उधर जाएगा तो -2 जाएगा। ये कितना होगा, c की वैल्यू आ गई 3। अब हमें चाहिए d की वैल्यू। अब d क्या है, ये देखो c और d है, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह रही है, 3c + d इक्वल टू 13। c की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू c की वैल्यू 3 है, प्लस d इक्वल टू 13। ये जो है 3 से 9, +9 को उधर भेज दो, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 - 9 4 हो गया। तो a b c d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अच्छा ये अब दिख नहीं रहा है तो ये देख लो। ठीक है, सॉरी फ्रेम से बाहर चले गया था। तो हम यहाँ पर को लिख भी देते हैं, हैंस वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, a b c d की वैल्यू हमें मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a इक्वल टू इतना मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा कह रहा है। इफ, ठीक है, यदि m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n। ठीक है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर इसमें सही होगी। ठीक है, इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से ए क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, देखो पहली बात तो समझो स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल कहने का मतलब ये देखिए, ये 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर वाली एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर देखिए, इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। वैसे ये देखिए, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी, ठीक है, यानी कि जिन मैट्रिक्स में रो और कॉलम का नंबर सेम होता है, ठीक है, उनकी संख्या बराबर होती है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाती है। ठीक है, अब देखिए ए जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, इसमें रो कितना है, m है, और कॉलम कितना है, n है। ए के स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि m और n को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो m इक्वल टू n होना पड़ेगा, तब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो पाएगी, यानी कि ऑर्डर को इक्वल होना पड़ेगा रो और कॉलम को। ठीक है, यानी कि m इक्वल होना चाहिए n के, रो को इक्वल होनी चाहिए कॉलम के। ठीक है, तब ये a एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी कि ये कह रहा है कि x और y जो यहाँ पर को वैल्यूज दे रही है, ठीक है, इनमें से कौन सी x और y की वैल्यूज जो इन दोनों जो मैट्रिक्स का पेयर दे रखा है, ठीक है, जोड़ा दे रखा है, वो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बना देगी। यानी कि कौन सी इसमें से x और y की वैल्यूज है, ठीक है, जिन्हें आप इन दोनों मैट्रिक्स में रखोगे, पुट करोगे, जिससे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, वही हमें पता करना है। मान लो कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, कंसीडर करते हैं। फिर देखेंगे कि क्या x और y की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने पर जो वैल्यूज हमें x और y की मिलेगी, ठीक है, वही वैल्यूज होंगी जो इन मैट्रिक्स पर x और y की जगह रखने पर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देगी, इक्वल कर देगी।
ठीक है। कुछ चीज़ हमें जैसे नहीं पता होती है ना, हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं उन्हें, ठीक है, कंसीडर करते हैं, फिर वो चीज़ लेकर आते हैं, ठीक है। फिर वेरीफाई करने के लिए वही चीज़ दोबारा से जहाँ पर से हम लेकर आए हैं, जिस जगह से हम लेकर आए हैं, वहीं पे को उसे पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो एक दूसरे के इक्वल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर को हम करेंगे। हम कहते हैं लेट अस सपोज दैट these two matrices आर इक्वल। मान लेते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो भाई इक्वल है तो बना यहाँ पर को इक्वल दिखा भी देते हैं, ठीक है। एलिमेंट लिखो 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, और दूसरे वाली मैट्रिक्स के भी एलिमेंट लिखो और ये इक्वल दिखा दिया, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करें, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर किए हैं और इक्वल भी हमने इनको कह दिया। अगर ये इसमें के इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इनके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखते हैं 3x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा, अपने करस्पॉन्डिंग 0 के, ठीक है। वैसे 5 का करस्पॉन्डिंग ये है, तो 5 इक्वल हो जाएगा इस y - 2 के। वैसे इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो y + 1 इक्वल हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग 8 के, और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, यानी कि 2 - 3x इक्वल हो जाएगा इस 4 के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, सच दैट 3x यहीं रहेगा, +7 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, -7 हो जाएगा। देखो 3 × x है, तो 3 को उधर भेजो, 3 यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो वहाँ जाएगा तो डिवीजन के रिलेशन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -7/3 यहाँ आया। देखो y निकाल लो यहाँ से, +1 को उधर भेजो, वहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये 7 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, इसमें देख लेते हैं, -2 को उधर भेजोगे तो वहाँ जाएगा +2 जाएगा, ठीक है। तो 5 + 2 कितना हुआ, 7 हो गया। तो y की वैल्यू तो 7 आ रही है, यहाँ भी y की वैल्यू 7 आ रही है, यहाँ भी y की वैल्यू 7 आ रही है। अब यहाँ भी देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो +2 को उधर भेजो 4 के साथ, तो -2 हो जाएगा, यहाँ -3x ऐसे रहेगा, -3 × x है, ठीक है। आ रही बात समझ में, अच्छा, -3 -3 × x है, ठीक है। -3 को उधर भेजोगे, वहाँ डिवीजन में चले जाएगा -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा था। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, 2/-3 है, और यहाँ x की वैल्यू है -7/3 है, यानी कि यहाँ पर को और यहाँ पर को x की वैल्यूज़ पे क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। y की वैल्यूज़ तो ठीक है सेम है, पर x की वैल्यूज़ में वेरिएशन आ गया। अगर ये इसके इक्वल होता ना, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होते, तो यहाँ पर को जितनी भी इक्वेशनें बन रही हैं, जैसे 1 2 3 4, इन 4 इक्वेशन में x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे y की वैल्यू 7 7 आ रही है ना दोनों में, वैसे x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर -7/3 यहाँ है, तो यहाँ पर को भी इसे सॉल्व करने के पर -7/3 ही वैल्यू आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए। तो ये डिफरेंट वैल्यू आ गई है, डिफरेंट वैल्यू आ गई है, ये डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो हमने पहले क्या सपोज किया था, हमने माना था कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इसने ये कि हमारा जो अजम्पशन था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो ये 2 मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो उनके अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी इक्वल आती है, ठीक है। इस x के बराबर इक्वल वैल्यू आती है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल होने पर वही तो होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होते हैं तो दिखने भी तो इक्वल चाहिए, ठीक है, वैल्यूज़ भी इक्वल आनी चाहिए, जो कि नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, बी इज़ करेक्ट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और कहें तो ये मैट्रिसेस तो हैं दोनों, ठीक है, जो पेयर ऑफ मैट्रिसेस दे रखा है, ये इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है, ये कह रहा है कि वो नंबर बताओ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, जो पॉसिबल मैट्रिस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1,
ठीक है, ये पता कह रहा है कि 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, मान लो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है, कुल मिला के देखा जाए तो इसके अंदर 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट है, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 3x3, और अगर ऑर्डर इतना है तो एलिमेंट कितना होना चाहिए, एलिमेंट्स कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9, ठीक है, 9 एलिमेंट होने चाहिए। ये कह रहा है कि 3x3 ऑर्डर की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है, बन सकती हैं, ठीक है, यदि विथ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है, यदि एंट्री की जाए हर एलिमेंट में 0 और 1 की, ठीक है, एक बार 0 ले लो कह रहा है, एक बार 1 ले लो, तो कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं 3x3 ऑर्डर की, वही हमें बताना है कि ऑप्शन यहाँ पर वो दे रही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो बात करता हूँ, देखो कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे 9 एलिमेंट हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3x3, ठीक है, और लिखो ईच ऑफ द 9 एलिमेंट कैन बी फिल्ड in two different ways, क्योंकि इसमें कहा गया है ना, एक बार 0 रखो एलिमेंट की जगह पर को, एक बार 1 रखो, यानी कि हर 9 एलिमेंट में एक बार 0 रखो, एक बार 1 रख के देखो। ऐसा कह रहा है कि ऐसा करने से कितनी 3x3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिसेस बन सकती है। थोड़ा याद रखो, एक पुराना कॉन्सेप्ट याद करो 11 का, ठीक है, परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन क्या होता था, ठीक है, क्रमचय, क्रम अदल बदल करने से, यानी कि पोजीशन बदल देने से, ठीक है, जो चयन करने का तरीका होता था, ठीक है, उसे ही क्रमचय कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर को देखो पोजीशन किस क्या है, यहाँ पर को एलिमेंट है, ठीक है, 9 एलिमेंट है, मान लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, यानी कि हर पोजीशन को, यानी कि हर एलिमेंट की पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं यहाँ पर को, या तो 0 रखो या तो 1 रखो, यानी कि 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं, 2 तरीके से इस वाले एलिमेंट को भी भर सकते हो, 2 तरीके से इसको भी भर सकते हो, 2 तरीके से इसको भी भर सकते हो, 2 तरीके से इसको भी भर सकते हो, 2 तरीके से इस एलिमेंट को भी भर सकते हो, 2 तरीके से इस एलिमेंट को भी, 2 तरीके से इस एलिमेंट को भी, 2 तरीके इस एलिमेंट से भी भर सकते हो। वैसे यहाँ 2 तरीके 2 तरीके 2 तरीके, इन 9 के 9 एलिमेंट को आप 2 तरीके से भर सकते हो। तो भाई परमुटेशन के हिसाब से अगर किसी भी पोजीशन को, किसी भी पद को, ठीक है, पोजीशन को, पद को 2 तरीके से भर सकते हैं, तो उसके कितने पॉसिबल वो वेज होते थे, कैसे करते थे, 2 तरीके से भर सकते थे ना, 2 तरीके से भरते हैं। और कितने कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन, 9 पद हैं, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो परमुटेशन के हिसाब से इसका आंसर होगा 2 की पावर 9, ठीक है। 2 की पावर 9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 512, ठीक है, 512, तो यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट को 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 भरो या तो 1 भरो। तो इस हिसाब से परमुटेशन का लगा के, नियम लगा के, तो इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है, 512 तरीके से, 512 पॉसिबल वेज के थ्रू भरा जा सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 की पावर 9 का मतलब क्या होगा, 2 को 2 से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पावर बताता है टाइम्स कितने मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 512 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका आंसर था, ये आपने लिख दिया है, ठीक।